Hello everyone, good afternoon guys. This is Sheeta Sharma, your GA GK faculty on Ollywood and welcome to Ollywood channel guys. फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन. आज हम करने वाले हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 5. तो आप आई होप कि आप लोगों ने टोटल 4 पार्ट्स जो हो चुके हैं वो आप 4 मॉक टेस्ट इसके देख चुके हो. एंड इसके अंदर सितंबर से लेके हम मोस्टली आपका जनवरी तक का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट कर रहे हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ कि आप बॉलीवुड वाईटी चैनल पर डेली बेसिस पर मेरी क्लास 12 पीएम पर अवेल कर सकते हैं. इसके अलावा बॉलीवुड ऐप जो है उस पर आपको मेरी पेड क्लासेस मिल जाएंगी. बॉलीवुड ऐप डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अब ये मैंने आपको पार्ट 4 के अंदर एज अ होमवर्क दिया था, ठीक है. आई होप कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर होमवर्क अपना सबमिट किया होगा. जो नहीं करते हैं प्लीज गाइस कर दिया करो होमवर्क सबमिट. क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा. इन नवंबर 2023 सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अनवेल्ड अ न्यू फॉर्मेट फॉर scheme information documents of asset management company AMC. The new norms are recommended by the mutual fund advisory committee. म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमिटी जो है, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, ठीक है, वो ये है कि म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमिटी की जो चेयरपर्सन है वो किसको बनाया हुआ था? सेबी ने, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन बेसिकली दिया है रिगार्डिंग दैट. ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमिटी बाय सेबी? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी है विच वाज हेडेड बाय फॉर्मर आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर, जिनका नाम क्या है? उषा थरोट. उषा थरोट और उनके साथ में यहाँ पर 24 मेंबर्स है. पहले 24 हुआ करते थे, फिर 25 कर दिए टोटल इंक्लूडिंग उषा थरोट. तो उषा थरोट प्लस 24 मेंबर्स, मतलब टोटल कितने? 25 मेंबर्स थे इस कमेटी के अंदर. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर अब एक रिकमेंडेशन दिया है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, यही आपकी डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स लेके आती हैं, है ना. म्यूचुअल फंड स्कीम्स क्या होती है? जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, पैसा यहाँ पर उनसे पूल किया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा, और उस पैसे को आगे चल के डिफरेंट चीज़ों में लगाया जाता है, जैसे डेट में, इक्विटी में, गोल्ड वगैरह रिलेटेड सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स में. तो डिपेंड किसका कितना रिस्क एपेटाइट है, और उस हिसाब से इसको क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. इन्होंने बोला कि ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलाती हैं, इन स्कीम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, यानी कि एसआईडीज होने चाहिए, कि हमें तो पता तो चले कि स्कीम है क्या. स्कीम के बारे में सारी चीजें होनी चाहिए इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब भी कोई स्कीम ये लोग निकालते हैं. तो इन्होंने बोल दिया कि 1 अप्रैल 2024 से नया फॉर्मेट आया है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स का फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो आपका इफेक्टिव हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से. अब ये न्यू नॉर्म्स आर सजेस्टेड बाय एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एंड रिकमेंडेड बाय द म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी. म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के सामने ये सारे रिकमेंडेशन एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बेसिकली यहाँ पर रखे हैं, जिसको आगे रिकमेंड यानी कि अपनी तरफ से सुझाव के तौर पर दिया है म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी ने. तो ये कह रहा है द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और एसआईडी, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है अबाउट द स्कीम इन्वेस्टमेंट, कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, उस इन्वेस्टमेंट से आप क्या रिटर्न्स, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे कहाँ पर पैसा जाएगा, एसेट एलोकेशन पैटर्न क्या है, इक्विटी में कितना लगाएंगे, डेट में कितना लगाएंगे, गोल्ड में कितना लगाएगा, इन्वेस्टमेंट की अप्रोच क्या है कि आपको कितने सालों के अंदर कितना टाइप रिटर्न्स एवरेज अप्रॉक्सीमेटली ये करेक्ट करके देगा, रिस्क इन्वॉल्व कितना रिस्क होगा इसके अंदर, फंड मैनेजर्स कौन कौन है जो इसको देखने वाले हैं, फंड को मैनेज करने वाले हैं, फीस क्या रहेगी, एक्सपेंसेस क्या रहेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इन स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर होनी चाहिए. नेक्स्ट है आपका नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक that has recently partnered with Ixigo to launch a premium co-branded ट्रेवल क्रेडिट कार्ड. आंसर क्या होगा कि ऐसा कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है रिसेंटली नवंबर के अंदर उसने इक्सिगो के साथ में क्या किया है? ट्रेवल क्रेडिट कार्ड निकाला है साथ में मिलके. तो याद रखना आंसर क्या हो जाएगा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से हम क्या याद रखेंगे मैम? एक तो एयू हो गया और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर? इक्सिगो हो गया. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं, इसके हेडक्वार्टर किधर है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के जयपुर राजस्थान में है. अब आप लोगों से मेरा एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है, बोनस क्वेश्चन है, ये आपको बताना है मुझे कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, इसके अंदर अभी कौन से ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उसको मर्ज किया जाने वाला है. तो आंसर क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सब लोगों को? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है which small finance bank is going to be merged with AU small finance bank, यानी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर उसको मिला दिया जाएगा.
तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो किस में ऐड हो जाएगा? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर जाकर मर्ज हो जाएगा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से ही जाना जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी अराइज हो सकता है कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये कहाँ का बैंक है, कौन से स्टेट का बैंक है? कर्नाटक में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, किधर है? सो ये कर्नाटक बेस्ड जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये जाके इमर्ज होने वाला है, मर्ज होने वाला है किसके अंदर? जयपुर राजस्थान वाले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। ठीक है, तो इक्सिगो और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रखना है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी रिसेंटली प्लैनेट फर्स्ट ग्रीन फिक्स डिपॉजिट लॉन्च किया, इसने वीडियो कॉल फैसिलिटीज लॉन्च की। नेक्स्ट है आपका नवंबर 2023 इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI formed a task force under the chairmanship of Dash to review the existing bank assurance framework. अभी आपने एक चीज और देखा होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक से कि कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक और जरा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन दोनों का आईपीओ अभी फरवरी के अंदर यहाँ पर क्या किया गया है, अभी आई थिंक 4-5 दिन पहले इनका आईपीओ जो है वो निकला है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीना कुमारी। मीना कुमारी जो है वो चेयरमैन बनाई है IRDAI ने। IRDAI ने क्या कहा? IRDAI ने बोला कि अभी बैंक इंश्योरेंस फ्रेमवर्क चल रहा है। बैंक इंश्योरेंस फ्रेमवर्क में क्या होता है, एक बैंक एक इंश्योरेंस कंपनी किसी बैंक के साथ में टाई अप कहती है और कहती है कि आप यहाँ पर हमारे जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं वो अपने बैंकिंग कस्टमर्स को पिच करो, बेचो, और जिसमें यहाँ पर इन दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इसमें देखने को मिल रहा है कि जबरदस्ती फोर्स सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी की जा रही है थ्रू बैंक इंश्योरेंस। बैंक जबरदस्ती अपने कस्टमर्स को गलत इंफॉर्मेशन दे के सेल कर रहे हैं, मिस सेलिंग हो रही है, फोर्स सेलिंग हो रही है जस्ट टू मीट द टारगेट्स। तो इसलिए टास्क फोर्स इज आस्क्ड टू सबमिट देयर रिकमेंडेशन विद इन 31 दिसंबर 2023 कि क्या अभी फिलहाल में बैंक इंश्योरेंस फ्रेमवर्क कैसे चल रहा है, ये सही है कि गलत है, और इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस इनकी तरफ से होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और है आप लोगों से मेरा कि जो IRDAI है ना, जो इंश्योरेंस द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका एक विजन है ना, विजन फॉर ऑल विजन है यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज का, यानी कि इंश्योरेंस फॉर ऑल वाला इसका विजन है। इंश्योरेंस फॉर ऑल यानी कि यूनिवर्सल इंश्योरेंस कवरेज हो कौन से ईयर तक? तो आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा इन दैट केस 2047। ये क्वेश्चन इस बार मेंस में आया था, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं। ठीक है, उसके अलावा ये जो बैंक इंश्योरेंस है, अभी रिसेंटली हमने देखा HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने बैंक इंश्योरेंस इस टाइप का साइन किया है। किस किस के साथ में साइन किया है मैम? इसने एक तो करूर व्यसा बैंक के साथ में, ठीक है, करूर व्यसा बैंक के साथ में, एक कौन सा है, कर्नाटक बैंक के साथ में किया है, ताकि इन बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन तक यहाँ पर इसके HDFC लाइफ इंश्योरेंस के जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो पिच किए जाएंगे। Which insurance life insurance company has recently launched guaranteed assured income, जिसको गेन कहा जाता है, which is a new guaranteed income plan for the customers of कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। क्या होगा करेक्ट आंसर इधर? करेक्ट आंसर हो जाएगा कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कंपनी है विच इज स्पॉन्सर्ड बाय कैनरा बैंक एंड HSBC बैंक। इन्होंने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, गारंटीड अश्योर्ड इनकम गेन नाम से नया गारंटीड इनकम प्लान निकाला है उन कस्टमर्स के लिए जो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। अब देखो ये भी क्या है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक एक बैंक है और इसके साथ में जब कोई एक इंश्योरेंस कंपनी टाई अप कर रही है किसी चीज के लिए, दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है कि ये भी तो एक बैंक का इंश्योरेंस है जहां पर कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स के लिए इन्होंने एक प्लान निकाला है गेम नाम का। तो आपको कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या क्या याद रखना है, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक याद रखना है, और ये कैसा गेन, ये जो आपका गारंटीड एश्योर्ड इनकम इन्होंने निकाला है गेन, ये बेसिकली क्या है, ये प्लान है नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस
सेविंग कम प्रोटेक्शन प्लान, ठीक है, जिससे आपको इनकम, रेगुलर इनकम भी मिलती रहेगी और आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल जो है वो भी इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ फुलफिल होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद एनपीसीआई टू लॉन्च द प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। अभी हमने बात की कि प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड जो है इंडसइंड बैंक इसके लिए बड़ा न्यूज में रहा है। कैसे रहा है इंडसइंड बैंक की? इंडसइंड बैंक ने एक तो ये कहा कि देखो मैं जो प्लैटिनम कार्ड लाने वाला हूँ, क्रेडिट कार्ड, वो मैं रुपे क्रेडिट कार्ड लाने वाला हूँ। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एनपीसीआई के साथ में टाई अप करेगा तभी तो। रुपे कार्ड किसका प्रोडक्ट है? एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। रुपे कार्ड लाया, वो भी कौन सा? प्लैटिनम, वो भी क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है इंडसइंड बैंक जो है, मैम ये ना प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड और लेके आया है को ब्रांडेड, किसके साथ में मिलके? इजी डिनर के साथ में मिलके। इजी डाइनर जो है उसके साथ में यहाँ पर मिलके लाए। अब इजी डाइनर वाला क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि देखो इंडसइंड बैंक कह रहा है मेरे नाम में 2 बार इंड आता है, तो मतलब एक का डबल होगा, पैसा तुम्हारे पास में काफ़ी आएगा, तो तुम इजीली डिनर कर सकते हो। और जब डिनर करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि तुम्हारे पास में अगर प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ तो बड़ी बेकार सी इमेज बनेगी, है ना, ऐसा ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही, ठीक है। तो इंडसइंड बैंक जो है इजी डाइनर के साथ में मिलके को ब्रांडेड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड निकाला है। इसके अलावा इसने सम्मान कार्ड्स निकाले हैं यहाँ पर। सम्मान जो क्रेडिट कार्ड है ये किसके लिए है? सम्मान जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए निकाला है। उसके अलावा ई सुवर्णा जो है, ई सुवर्णा है इसका फर्स्ट इस टाइप का फर्स्ट कॉर्पोरेट सैलरी वाले जो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, उनके लिए ई सुवर्णा नाम से निकाला है इसने, ठीक है। उसके अलावा इंडसइंड बैंक ने वी अमेरिकास के साथ में मिलके इंडस फास्ट रेमिट प्लेटफॉर्म जो है अमेरिका के अंदर प्रमोट कर रहा है। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें इंडसइंड बैंक ने अभी रिसेंटली यहाँ पर की है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI released in November 2023, which state emerged as the leader in mutual fund investment in India during the July to September quarter fiscal year 2024, यानी कि सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 जो है उसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर किसी स्टेट को मिली है तो किसको मिली है? ये डेटा निकाला है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया ने कि महाराष्ट्र जो है उसको सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मिली है। अब बात करते हैं टोटल कितनी मिली है। देखो पूरे इंडस्ट्री के जो टोटल इक्विटी एसेट है वो है 25.85 लाख करोड़ के, मतलब ऑलमोस्ट 26 लाख करोड़ के, जिसमें से 7.5 लाख करोड़ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो इक्विटी एसेट ऑफ 7.47 लाख करोड़ हैज बीन रिसीव्ड बाय महाराष्ट्र बिटवीन द जुलाई टू सितंबर 2023, जो कि क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 का था। उसी में 7.5 लाख करोड़ किसको मिल जाते हैं? 7.47 लाख करोड़ रुपीज हैव बीन रिसीव्ड बाय द महाराष्ट्र in terms of mutual fund investment, whereas the total equity asset in the whole mutual fund industry is about 25.85 lakh crore. It is followed by Gujarat and Karnataka. दूसरे नंबर पर गुजरात रहा, तीसरे नंबर पर कर्नाटका रहा। गुजरात with a 2.21 lakh crore rupees asset and Karnataka with 1.99 lakh crore rupees respectively. They have surpassed Delhi, which has ranked 4th. Delhi के equity asset कितने? 1.94 lakh crore rupees are the equity asset of Delhi, which is ranked at 4th number. So Gujarat and Karnataka accounted for 8.5% and 7.7% of the overall industry equity asset, while Delhi lagged at 7.5%. तो Delhi का contribution 7.5 था, गुजरात का 8.5 और 7.7 किसका? कर्नाटका का था, ठीक है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करूँ तो गुजरात का यहाँ पर काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन गया 7% का विद इनफ्लोज ऑफ 1200 करोड़ रुपीज़। गाइज अगर आपको यहाँ पर IBPS PO की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आप पर्सनलाइज इंटरव्यू बैच ले सकते हैं। इस पर आपको 45% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा बाय अप्लाइंग शीतल कोड। इसके अंदर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं, वाई बैंकिंग, वाई यू सपोज इफ यू आर गिवन अ बेटर अपॉर्चुनिटी विल यू लीव दिस जॉब, या फिर आपसे क्वेश्चन आते हैं वाई शुड वी हायर यू। ऐसे बड़े ही क्रिटिकल क्वेश्चन जो होते हैं जिनके हमारे पास में आंसर नहीं होते, वो आंसर फ्रेम करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। यही नहीं, इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं, व्हाट इज राइटिंग ऑफ अ लोन, व्हाट इज अ प्रोविजनल कवरेज रेशो, व्हाट इज द डिफरेंस between what is the difference between inflation, deflation and line of credit, बैंक गारंटीज, ये सब क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसके अंदर कवर कराऊंगी। और इसके अलावा क्या करंट इश्यूज, करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर कराए हुए हैं। तो ये सारी
इस टाइप का पूरा फुल कवरेज जो है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये इसका पूरा कवरेज आपको मिलेगा कि सिचुएशन दे देते हैं जो क्वेश्चंस की, तो उसको कैसे हैंडल करें। तो ये सारा कवरेज मिलने वाला है आपको इस बैच के अंदर, प्लस आपको 2 मॉक इंटरव्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आपको 2 मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, ऑनलाइन भी हैं, और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो 2 बैच है। एक बैच आपका दिल्ली एनसीआर वालों के लिए है, जहां पर नोएडा में आपका ऑफलाइन मॉक होगा, ठीक है, और दूसरा बैच जो है वो आपका बेंगलुरु का है, जहां पर आपका बेंगलुरु के अंदर इस टाइप का मॉक इंटरव्यू होने वाला है। तो ये आपके 2 ऑफलाइन बैच है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो ये वाला ले सकते हो, बैंगलोर में रहते हो तो ये, इसके अंदर आपको एक मॉक ऑफलाइन मिलेगा और एक मॉक आप ऑनलाइन दे सकते हैं। और एक मॉक जो, ये दोनों मॉक होते हैं, इसमें से एक मॉक आपका ओबी एक्सपर्ट के साथ में होता है, दूसरा मॉक जो होता है एक्स पैनलिस्ट के साथ में होता है। सो यू कैन बुक योर मॉक इंटरव्यू स्लॉट, जिससे यहाँ पर आप दोनों मॉक इंटरव्यू के बीच में गैप रखेंगे और शीतल कोड अप्लाई करेंगे फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एसबीआई क्लर्क जीए स्कोर बूस्टर बैच जो है, उसमें भी आपका शीतल कोड अप्लाई करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क मेंस का जो क्रैश कोर्स है, उस पर भी आपको शीतल कोड अप्लाई करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अंदर क्या है कि जो आपका एसबीआई क्लर्क जीए स्कोर बूस्टर बैच है, इसमें आपको मेंस में सिर्फ जीए की क्लासेस की तैयारी करनी है, तो यहाँ से कवर कर लेना। और अगर आपको यह है कि नहीं मैम हमको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है, तो ऑल सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएंगे एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी विद परफॉर्मेंस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन नवंबर 2023 यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैज अनाउंस्ड एन ऑफर of how much US dollar to Adani Port led Colombo West International Terminal Private Limited to support the development of the deep water shipping container terminal in the port of Colombo, श्रीलंका। तो श्रीलंका के अंदर जो पोर्ट ऑफ कोलंबो है, वहां पर एक डीप वाटर शिपिंग कंटेनर टर्मिनल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए यूएस आईडीएफसी जो है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है यूएस का, उसने बोला है कि हम यहाँ पर 553 मिलियन यूएस डॉलर देंगे। किसको देंगे? कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, CWIT को, जिसको बेसिकली अडानी पोर्ट्स जो है वो लीड करता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला 553 मिलियन जो इसको दिए जाएंगे। अब ये जो आपका ये पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीविट यानी कि कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल, ये जो आपका एयरपोर्ट है, तो सॉरी जो टर्मिनल है, तो ये जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर मतलब इट इज डेवलप्ड बाय कंसोर्टियम लेड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। इसके जितने भी लोग हैं वो, उनके 51% स्टेक है इसमें। बाकी जो 34% स्टेक है वो है श्रीलंका की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जॉन कील्स होल्डिंग करके इसके हैं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट रन श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी, उसका 15% है। यानी कि श्रीलंका की जो पोर्ट्स अथॉरिटी है, सरकार जो है पोर्ट्स अथॉरिटी वाली जो सरकार है, उसके 15% इसके अंदर स्टेक्स हैं। अडानी पोर्ट्स ने 700 मिलियन यूएस डॉलर का डील जो है वो आपका 2021 में भी साइन किया था श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ में और जॉन कील्स होल्डिंग के साथ में, ताकि ये जॉइंटली डेवलप कर सके एक टर्मिनल प्रोजेक्ट ऑन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर अरेंजमेंट के तहत, जिसमें 35 ईयर्स के लिए इनके पास में ये राइट्स हों। और 51% मेजर स्टेक्स किसके पास में है, विच इज़ अ कंसोर्टियम जिसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, विच इज़ लेड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। तो ये जॉइंट वेंचर एक कंसोर्टियम है जिसमें ये आपकी 3 कंपनीज हैं, एक अडानी वाला ग्रुप है, एक आपका श्रीलंका की जॉन कील्स होल्डिंग है, और एक आपकी श्रीलंकन गवर्नमेंट रन श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी यहाँ पर है, जिसके पास में 15% है। सो इन नवंबर 2023 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव्ड ICICI रिक्वेस्ट टू मेक डैश अ होली ओन सब्सिडरी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ICICI सिक्योरिटीज। सो आरबीआई ने यहाँ पर ICICI बैंक का रिक्वेस्ट था टू मेक ICICI सिक्योरिटीज अ होली ओन सब्सिडरी, जिसको यहाँ पर अभी अप्रूवल इनकी तरफ से दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इन नवंबर 2023 साइंड अ 400 मिलियन यूएस डॉलर पॉलिसी बेस्ड लोन अग्रीमेंट with the Indian government to create high quality urban infrastructure। हाई क्वालिटी का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 400 मिलियन यूएस डॉलर का पॉलिसी बेस्ड लोन अग्रीमेंट जो है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडियन गवर्नमेंट को दिया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ADB। अब ADB जो है, इससे काफ़ी कुछ पैसा रिसीव हो चुका है इंडिया को। अगर मैं बात करूँ 400 मिलियन यूएस डॉलर का, ये जो पॉलिसी बेस्ड लोन अग्रीमेंट है,
ये एडीबी के साथ में सब प्रोग्राम 2 के तहत इसने साइन किया है। तो इससे पहले क्या सब प्रोग्राम 1 भी साइन किया था मैम? यस, सब प्रोग्राम 1 भी साइन हुआ था। पॉलिसी बेस्ड लोन होता है जिसमें पॉलिसी के आउटकम्स के हिसाब से पैसा जो है वो डिसबर्स होता रहता है। तो सब प्रोग्राम 1 में इसने कितना दिया था? इंडिया को दिया था 350 मिलियन $। सब प्रोग्राम 1 इसने साइन किया था 2021 के अंदर, अग्रीमेंट साइन हुआ था बेसिकली। इस लोन अमाउंट का जो ये अब सब प्रोग्राम 2 दे रहा है 2023 में, तो इसका बेसिकली जो मैच्योरिटी पीरियड है, प्रिंसिपल रिपेमेंट की जो 400 मिलियन $, है, इंटरेस्ट हटा दो, ये 400 मिलियन $, का लोन जो है इसको रीपे करना है इन 12 ईयर्स। 12 साल दिए इसको रीपे करने के लिए यहाँ पर। और सब प्रोग्राम 2 जो है बेसिकली अर्बन डेवलपमेंट और सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम के तहत लाया गया है, जिसमें सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी आपके यहाँ पर हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस डिलीवरी, गवर्नमेंट सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाना, इन सब के लिए आप ये 400 मिलियन $, यूज कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपने सुना होगा, मैंने कराया है आपको पहले भी, कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये 2 अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए एडीबी ने कितना पैसा दिया है इंडिया को, और रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जहां पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जल्दी रिड्यूस करके टाइम जल्दी पहुंचाने की यहाँ पर की जाती है ना कोशिश, तो उसके लिए जो ये बनाया जा रहा है, तो इनको कितना मिला है? तो आपको याद रखना है दोनों ही केसेस में कितना है, चाहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो चाहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, दोनों में ही आपका 250 मिलियन $, यहाँ पर अमाउंट जो है वो दिया गया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इसके अलावा एडीबी ने और बहुत सारे लोन दिए, ठीक है, इंडिया को। अब मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ और आप मेरे साथ साथ यहाँ पर बताते रहना क्या क्या होगा करेक्ट उनका आंसर। राजस्थान को कितना $, मिला है अर्बन सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए? उत्तराखंड को कितना मिला है पावर सप्लाई इंप्रूव करने के लिए? कोची केरला को वाटर सप्लाई यहाँ पर सर्विसेज देने के लिए कितना दिया गया है? उसके अलावा महाराष्ट्र जो है उसको कितना मिला है? हिमाचल प्रदेश को कितना दिया गया है? हिमाचल प्रदेश को दिया गया है हॉर्टिकल्चर के लिए, महाराष्ट्र को दिया गया है फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा मैम मेघालय को दिया गया है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट और मैटरनल केयर के लिए। और इसके अलावा और किस किस को दिया है? जैसे कि आपको पता होगा अहमदाबाद गुजरात को पेरी अर्बन एरियाज इंप्रूव करने के लिए भी एडीबी ने लोन दिया है। सो राजस्थान की बात करें तो इसको कितना मिला है? 200 मिलियन $। सेम उत्तराखंड को 200 मिलियन $। कोच्चि को मिला है 170 मिलियन $। महाराष्ट्र को मिला है 500 मिलियन, 500 मिलियन, 130 मिलियन फॉर हिमाचल प्रदेश, 40.5 मिलियन टू मेघालय, अहमदाबाद 181 मिलियन। एंड इफ आई आस्क यू कि लास्ट में अगर आपसे ये क्वेश्चन करूँ कि एमपी को कितना दिया गया है यहाँ की रोड कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, सो द करेक्ट आंसर वुड बी टोटल 175 million has been granted to Madhya Pradesh government. Next is here, which of the following companies has not received Security and Exchange Board of India approval to raise funds through its IPO in November 2023? Options are Ganvis, Fedbank, Indian Renewable Energy Development Agency, EPAC Durable। क्या होगा करेक्ट आंसर? मैम गैनविज एंटरप्राइजेस के अलावा नवंबर के अंदर फेड बैंक को भी मिला था, इरेडा को भी मिला था, और ईपैक ड्यूरेबल के साथ साथ सूरज एस्टेट डेवलपर्स को भी यहाँ पर आईपीओ करने के लिए अप्रूवल मिल गया था फ्रॉम सेबी। इन सभी कंपनीज ने जुलाई से सितंबर के बीच में अपने प्रिलिमिनरी आईपीओ पेपर जो है सेबी के साथ में यहाँ पर सबमिट कराए थे। अब क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि ये जो आपकी फेडरल बैंक है, इसकी जो फेडफिना है, ये एक एनबीएफसी है, फेड फाइनेंशियल सर्विसेज बेसिकली। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि ये सारे इक्विटी शेयर्स आपके लिस्ट होंगे बीएससी और एनएससी पर। क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली बीएससी जो है उसके नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है कि आपकी आईपीओ लिस्टिंग के लिए पहले जो टाइमलाइन हुआ करती थी T+6, उसको चेंज करके सेबी ने क्या कर दिया है? सेबी ने T+6 से कितना कर दिया है टाइमलाइन को? विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 2023 से मैंडेटरी बेसिस पर
तो T+3 कर दिया है। और BSc के चेयरमैन SS मुंद्रा की जगह पर कौन आए हैं? दैट इज प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली साइंड एन MOU with the Election Commission of India to develop an institutional framework to formally incorporate electoral literacy into the school and college education system. करेक्ट आंसर वुड बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर कह रहे हैं कि हम लोग ना जो इलेक्टोरल लिटरेसी है, यानी कि जो चुनावी साक्षरता है, वो स्कूल और कॉलेज दोनों जगह पर हम इस टाइप से प्रोवाइड करें, इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं। तो MOU साइन हुआ बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसका फॉर्मेशन कौन सी डेट को हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? दैट इज अ बोनस क्वेश्चन टू यू पीपल। इलेक्शन कमीशन जो है मैम आर्टिकल 324 के अंदर ये डिफाइन होता है, और 326 में दिया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन मिलके बना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ में। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कौन है? राजीव कुमार है। और कुछ यहाँ पर इनके इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं, जिससे ये इनका टर्म होता है 6 ईयर्स ऑफ टेन्योर इनका कंप्लीट हो जाए, या ये 65 ईयर्स ऑफ एज के हो जाए। जो भी पहले होगा तो इनका रिटायरमेंट हो जाता है। तो ये इनका यहाँ पर टर्म का जो एलिजिबिलिटी एरिया है वो ये होता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कह रहे हैं कि हम सभी क्लासेस 6 से लेकर 12 तक सभी स्कूल के अंदर वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल लिटरेसी यहाँ पर उनको पढ़ाना चाहते हैं, उनके करिकुलम में ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए NCERT जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बिहाफ पर ये यहाँ पर कंटेंट ऐड करेगा ऑन इलेक्टोरल लिटरेसी इन स्कूल टेक्स्ट बुक एंड एडवाइज स्टेट एजुकेशन बोर्ड टू फॉलो द सेम। कि स्टेट बोर्ड्स जो हैं, जैसे हरियाणा के अंदर हरियाणा स्टेट बोर्ड है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग उनका बोर्ड होता है, तो वो भी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर इसको इंक्लूड करें। तो आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उनका फ्लैगशिप यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है स्वीप नाम से, कॉलेज एंड स्कूल्स के अंदर। स्वीप मीन्स सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बट मुझे इससे एक क्वेश्चन याद आ गया है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कि अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसने बोला है कि जो हमारे इधर इंडिया के अंदर फीमेल वोटर्स हैं, दे आर गोइंग टू सरपास मेल वोटर्स इन विच ईयर। तो इन्होंने बोला कि फीमेल वोटर्स जो हैं वो मेल वोटर्स को सरपास कौन से ईयर तक कर लेंगी? 2029 तक। ठीक है, क्योंकि अभी 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बाद में 2029 में होंगे। तब इन्होंने बोला कि 37 करोड़ तो फीमेल वोटर्स होंगी और मेल वोटर्स कितने रह जाएंगे? 36 रह जाएंगे। और ये भी बोला कि 2047 के बाद में 2049 के अराउंड जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त पर 55% पार्टिसिपेशन फीमेल्स का होगा इन वोटिंग, और 45% यहाँ पर शेयर होगा ऑफ मेल्स। ठीक है, इतना आगे निकल जाएंगी फीमेल्स वोटिंग के मामले में, फीमेल वोटर्स ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, नेम द स्टेट गवर्नमेंट that has recently signed memorandum of understandings with India Electronic and Semiconductor Association, Global Semiconductor Giant Synopsys, and Electronics and Computer Software Export Promotion Council ESC। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा जो है उसने MOU साइन किया है, एक तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के साथ में, ग्लोबल सेमीकंडक्टर जायंट सिंपोसिस के साथ में, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ में। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर उड़ीसा हो जाएगा। आपको ये दोनों तीनों चीजें याद रखनी है। सिंपोसिस कंपनी है सेमीकंडक्टर बनाने वाली, एक बहुत बड़ी कंपनी है ये सिंपोसिस। जब इसके साथ में ज्वाइन करें तो ऑब्वियसली बात है कि उड़ीसा के अंदर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर शुरू करना चाहते हैं। और आपको पता है कि इंडिया ने भी यहाँ पर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए 2 कंट्रीज के साथ में MOU साइन किया हुआ है कि साथ में मिलके सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर बड़े लेवल पर करते हैं। एक कंट्री आपकी जापान है और दूसरी कंट्री है USA, जिन दोनों ने इंडिया के साथ में यहाँ पर क्या किए हुए हैं? MOU यहाँ पर साइन किए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका, विच कंपनी हैज रिसेंटली इन November 2023
signed an MOU with RailTel to provide financial assistance up to 30,000 crore rupees for infrastructure development projects in the next 5 years. अगले 5 सालों के अंदर रेलटेल के साथ में मिलके 30,000 करोड़ रुपए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन दे रहा है? दैट इज REC लिमिटेड. लेकिन REC लिमिटेड रेलटेल के साथ में मिलती है, अगले 5 साल में बोलती है क्या प्रोवाइड करेंगे? 30,000 रुपीज का हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसेस वगैरह देंगे. ऐसे ही REC लिमिटेड जो है वो बोलती है यहाँ पर कि किस कंपनी के साथ में मिलके ये अगले 5 इयर्स के अंदर 35,000 करोड़ रुपीस देंगे. किस केस में? रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के, फाइनेंस करने के केस में. तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि आपको बताना है दैट REC लिमिटेड has signed an MOU with which company to provide financial assistance up to 35,000 crore rupees for financing infrastructure renewable energy projects in the next 5 years. ऐसे में क्या होगा करेक्ट आंसर? तो मैम आंसर हो जाएगा रेलटेल है ना, उसी से मिलता जुलता है, यानी कि आपका जो रेल विकास निगम लिमिटेड है. रेल विकास निगम लिमिटेड को मैं ये लिख सकती हूँ RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड, RVNL के साथ में. अब रेलटेल की बात होती है तो मेरे दिमाग में एक और चीज आई कि रेलटेल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है और अभी रिसेंटली ये क्या बनी है? 15th महारत्ना कंपनी बनी है या 16th बनी है? सॉरी, ये 15th नवरत्ना कंपनी बनी है या 16th बनी है? तो ये 16th नवरत्ना बनी है. 15th नवरत्ना कंपनी वो कौन है? क्योंकि अभी अक्टूबर मंथ के अंदर ये नवरत्ना स्टेटस इनको मिला है. तो ये रेलटेल जो है ये 16th नवरत्ना है क्या? नहीं है, क्योंकि 16th नवरत्ना है राइट्स, ना कि रेलटेल. लेकिन राइट्स भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है और ये जो इरकॉन है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आती है. तो रेलटेल को लेके जो कंफ्यूजन है वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा. सो दैट वाज अ ट्रिक जिससे आप याद रख सकते हैं कि राइट्स बनी है 16th नवरत्ना कंपनी और 15th नवरत्ना कंपनी कौन सी है? दैट इज इरकॉन. लेकिन इरकॉन, राइट्स और रेलटेल तीनों ही किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर आती है. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो देंगे उससे ये कवच ट्रेनिंग कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम यहाँ पर डेवलप करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अब आप लोगों का होमवर्क है जिसका आंसर आपको सबमिट करना है आफ्टर द क्लास इन कमेंट बॉक्स. और इस क्लास के PDF के लिए ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल. यहाँ पर क्लास का PDF जो है वो आपको मिल जाएगा. अब मिलती हूँ कल आपसे 12 PM पर. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच एवरीवन.